गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है फ्रिक्शन। इसमें हम सिर्फ दो चीज़ें देखेंगे आज, फ्रिक्शन, उसकी डेफिनेशन एंड कॉजेज। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ फ्रिक्शन, हम इसको दोनों लैंग्वेजेस में करते हुए चलेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, पहले क्या, इट्स इज एक्सटर्नल फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। मतलब एक ये सरफेस है, इसके ऊपर हमने एक बॉल है जिसको हमने मूव करवाना शुरू किया इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाई। फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, ये बॉल मूव हुई। पर अगर हमने एक बार उसको फोर्स लगा के छोड़ दिया, मान लो जैसे हम बैट बॉल खेलते हैं या कुछ और गेम खेल रहे हैं बॉल से, हमने फोर्स लगा के छोड़ दी, तो क्या हुआ कि एक बार बॉल को हिट किया, उसके बाद कुछ दूर तक वो बॉल चलेगी, उसके बाद यहाँ के स्टॉप हो जाएगी, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे बॉल स्टॉप हो जाएगी। वो मूव क्यों नहीं कर रही है उससे आगे, या फिर वो लगातार मूव क्यों नहीं करती रह रही, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस तरफ हमने यहाँ पर फोर्स लगाया अपना, तो उसके बैक साइड में यहाँ पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। एक और फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन मतलब घर्षण फोर्स लग रहा है। इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, कुछ दूरी पर जाकर इस बॉल की मूवमेंट रुक जा रही है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है हमारी रिलेटिव मोशन के, एक्सटर्नल फोर्स जो रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ बोथ द बॉडीज़। मतलब ये सरफेस पे काम कर रहा है दोनों बॉडीज़ के, जो ये बॉल है इसकी और जो नीचे ज़मीन है इस पे, इन दोनों ही फोर्सेस बॉडी के जो सरफेस है उस पर लग रहा है हमारा घर्षण फोर्स। तो घर्षण फोर्स क्या हुआ, एक ऐसी फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है हमारे लगाए हुए बल से, जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, ऐसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जैसे अब इसमें आप देख सकते हो, इसमें क्या हो रहा है कि फोर्स इस तरफ लग रही है। ठीक है, ये फोर्स हमने लगाई हुई है, तो अब इसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस तरफ में फोर्स लगेगी, वो फ्रिक्शन फोर्स है। जैसे ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो घर्षण क्या है, घर्षण एक ऐसा बल है जो दो तलहों के बीच में उनकी गति का विरोध करता है। तो इसकी गति का विरोध कर रहा है, तो घर्षण वो बल है। ठीक है, फिर घर्षण बल किसी भी वस्तु के विपरीत दिशा में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये जो हमने फोर्स लगाई है वो इस डायरेक्शन में है और जो घर्षण है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है, इसको एक और उससे समझ लेते हैं डायग्राम से। जैसे ये अप्लाइड फोर्स है हमारी, एक मिनट, हाँ जी, ये अप्लाइड फोर्स है हमारी जो इस डायरेक्शन में लग रही है, और फ्रिक्शन हमारी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। उसके बाद आता है वाई फ्रिक्शन, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है तो पर क्यों हो रहा है, फ्रिक्शन हो क्यों रहा है, ये जो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लग रही है, बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटीज ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट। जो हमारी सरफेस है, ये एक सरफेस है और ये हमारी बॉल की सरफेस थी, तो जो ये बॉल की सरफेस है और जो ये नीचे की सरफेस है, इन दोनों में कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होगी, मतलब इस तरह का कुछ होगा इनके बीच में। इस इरेगुलरिटीज की वजह से इन दोनों जो सरफेस है उनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, घर्षण लग रहा है। ठीक है, अडहेसिव फोर्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द इन कॉन्टैक्ट, जो इस पोल का जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है और दूसरा नीचे वाले सरफेस है, उनके बीच में जो फोर्सेस लग रही है उसकी वजह से फ्रिक्शन लग रहा है। अब मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, इसके ऊपर जो बॉल की सरफेस उस भी ऐसे ही है, तो ये दोनों जो यहाँ पर है, ये क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरलॉक कर रहे हैं ना, मतलब एक दूसरे के अंदर फंस जा रहे हैं। अब इसको आगे बढ़ने के लिए, इससे आगे निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर जो ये फंस रहे हैं, इससे आगे निकलने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। उसी फोर्स की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स, मतलब वो फोर्स हमारे मूवमेंट को रोक रहा है। ये जो इंटरलॉकिंग, जो बीच में यहाँ पर जो सरफेसेस लॉक हो रही हैं आपस में, ये हमारी मूवमेंट को रोकती हैं, ये हमारे मूवमेंट में एक बैरियर की तरह काम करती हैं। इसको ओवरकम करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है और इस बैरियर की वजह से हमारा लगता है फ्रिक्शन फोर्स। इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है घर्षण, ये क्या होता है, अनियमितताओं, मतलब सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं जो दो पृष्ठों के बीच में होती हैं, ये एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। तो
इस वजह से क्या होता है, ये अंतर्बंधन हो जाता है, मतलब इंटरलॉकिंग हो जाती है, और इस इंटरलॉकिंग से पार पाने के लिए हमें कुछ बल लगाना पड़ता है। इस बल की वजह से हमारी जो मूवमेंट है ये फोर्स रुकती है, और यही बल हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये सरफेस स्मूथ है तो स्मूथ में कम होगा। अगर आप एक बॉल है, आप रोड पे उस बॉल के साथ खेल रहे हैं तो वो कम दूरी पर रुकेगी, जो डिस्टेंस वो कवर करेगी वो कम करेगी। पर वही अगर एक बॉल है और आप अपने मार्बल के फर्श पर उससे खेल रहे हैं तो उतनी ही फोर्स लगाने पर क्या है, वो बॉल ज़्यादा दूरी तक जाएगी। तो क्या होता है, स्मूथ सरफेसेस पे जो हमारा बॉल है, मतलब चिकनी सतह पर फ्रिक्शन जो फोर्स है, घर्षण फोर्स है, वो कम लगता है, और खुरदरों पे जो फ्रिक्शन फोर्स है या घर्षण फोर्स है वो ज़्यादा लगता है। खुरदरे पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं, जो ये इरेगुलरिटीज़ होती हैं, ये हमारी जो रफ़ सरफेसेस होती है उस पे ज़्यादा होती है। इस वजह से रफ़ सरफेसेस पे जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो ज़्यादा लगता है। अतः पृष्ठ रुक्ष हो तो उस पर घर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम डायग्राम से बड़ा करके समझते हैं। जैसे ये अभी हमें क्या लग रहा है कि ये स्मूथ सरफेसेस है, पर ये जो सरफेस है ये स्मूथ नहीं है। जब हमने इसको थोड़ा जूम करके देखा तो क्या हुआ, यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ है, कुछ अनियमितताएं हैं। यही इन अनियमितता की वजह से इनके बीच में इंटरलॉकिंग होती है, और इस इंटरलॉकिंग से पार पाने के लिए ही हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। जितना रफ सरफेस होगी उतना हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, जितनी स्मूथ सरफेस होगी उतना ही फोर्स हमारा कम लगेगा। ठीक है, अब यही हमने, ये इंटरलॉकिंग है। ये हमने जो जो हमारी इमेज है ये आपने एनसीईआरटी में देखी होगी कि जो पेज है उसका और जो मेज की सरफेस है, मतलब बुक की सरफेस और मेज की सरफेस के बीच की इंटरलॉकिंग है, ये दिखाई गई है। अब उसके बाद होता है कि कोई भी जो फोर्स होता है हम उसको मापते हैं, मतलब हम उसको मेज़र करते हैं। मेज़र करने का अगर हमें फ्रिक्शन को करना हो तो कैसे मेज़र करेंगे, उसके लिए होता है कमानीदार तुला, या फिर हम इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है कि जो बल लगता है उसको मापे जाने के लिए एक युक्ति होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम बल को मापते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कुंडली कमानी, मतलब एक स्प्रिंग टाइप होता है। उस स्प्रिंग में क्या होता है, जब नीचे हम उसमें ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो वो स्प्रिंग खींचता है, और जितना वो खींचता है वो हमें बताता है कि कितना हम उस बल लग रहा है उस लोड की वजह से। जैसे इंग्लिश में देख लेते हैं, स्प्रिंग बैलेंस क्या है, इट इज़ अ डिवाइस दैट इज मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसे तरह का एक डिवाइस है, उसके नीचे यहाँ पर एक हम लोड लगा देते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे खींचता है, और यहाँ पर एक स्प्रिंग होता है। तो ये स्प्रिंग हमें बताता है जितना ये नीचे खींचेगा, यहाँ पे हमारे मेजरमेंट्स होते हैं, तो कितना मेजर हुआ, उस पर कितनी फोर्स लग रही है, इस जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी सहायता से हम जान लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग दैट गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू इट। ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल। इसके ऊपर एक स्केल है, इसकी वजह से जो स्प्रिंग स्ट्रेच होता है उसकी हम मेजरमेंट ले लेते हैं, और ये मेजरमेंट हमें देती है कि हमारा कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। जैसे ये होता है वो स्प्रिंग, इधर पे एक इसके स्प्रिंग होता है, ये हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर हम एक लोड को अटैच कर देते हैं, और ये जो मेजरमेंट्स हैं ये हमें हेल्प करती हैं उसके कितना फोर्स लग रहा है वो चीज़ बताने में। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म हो रही है। आगे के जो टॉपिक्स है इस चैप्टर के वो हम कल करेंगे। थैंक यू।